नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको AIB 20 का जिनका एग्जाम है 30th नवंबर को, तो उनके लिए मैं CPC की रिवीजन क्लास आप लोगों के आगे लेकर आया हूं, ताकि आपको समझ में आ पाएगा कि कोई एक रिवीजन के तौर पे मेरे को किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं अपना एग्जाम देने के लिए जा रहा हूं और उसमें मेरे CPC में 10 या 8 क्वेश्चन जो आएंगे उनको मैं अच्छे से क्रैक कैसे कर पाऊंगा। और आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो सर आप एक सेशन या एक वीडियो उसके भी बना दीजिए कि जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा तो तब हमारे को कैसे टैकल करना है उन क्वेश्चंस को। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके रिगार्डिंग हमें कोई एक छोटा सा एक वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, ताकि आपके लिए भी पेपर देने में बहुत आसानी हो पाएगी। ठीक है। और मैंने आपको अपने इससे पहले वाले सेशन के अंदर भी बताया था AIB 20 का रिवीजन का हमने कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर अपलोड कर दिया है। उसके रिवीजन के क्विक रिवीजन वाले नोट्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। ये भी फाइल जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप लोग मिस आउट मत करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए बस हम CPC की क्विक रिवीजन करते हैं। अब इसी के अंदर वही बात है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको क्विक रिवीजन के नोट्स दिए थे, केस लॉस दिए थे, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ऐसे ही CPC के भी हमने क्विक रिवीजन वाली चीजें लिखी हुई हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट केस लॉस है बस उसको एक बार गो थ्रू करना। बस आप इस फाइल को बार बार गो थ्रू करना कि हाँ आंखें बंद करके मेरे को क्या क्या चीजें याद आई हैं ये डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद में। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, CPC बहुत इजी आपको सब्जेक्ट लगने वाला है। याद रखना अभी तो लगेगा ही, बट आगे चल के लाइफ में भी आपको अगर फर्दर एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो उस टाइम भी आपको लगेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि CPC को पढ़ने का एक लॉजिक है, ठीक है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा CPC हमारा जो ड्राफ्ट करा गया है सेक्शन वाइज ऑर्डर वाइज बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है। चलो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप ये सोचो कि आप एक एडवोकेट हो और आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो वकील साहब मेरा ना प्रॉपर्टी का मामला है, या वकील साहब मेरा फला फला सिविल मुकदमा है जो मुझे कोर्ट में दायर करना है। तो अब आप वकील होने के नाते आपके दिमाग में क्या बातें आएंगी कि यार मेरे को अब जो है मुकदमा दायर करना है। तो आप एडवोकेट होने के नाते आप क्या दिमाग में सबसे पहला सवाल आपका क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए कि जो मुकदमा है वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, हाँ या ना, कौन सी कोर्ट में मैं केस फाइल करूंगा, और आखिर में ये जो मामला मेरे पास क्लाइंट लेकर आया है क्या ये सिविल कोर्ट में जाने लायक है, या कोई ट्राइब्यूनल में जाने लायक है, या कोई स्पेशल कोर्ट में जाने लायक है, या कोई फैमिली कोर्ट में जाने लायक है, या कोई दिल्ली रेंट कंट्रोल के जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं वहां जाने लायक है, या इलेक्ट्रिसिटी ट्राइब्यूनल में जाने लायक है, या इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में जाने लायक है, या ये सिविल कोर्ट में जाने लायक है भी या नहीं भी है। क्योंकि यार एक बात बताओ, मैं कोर्ट में जाऊंगा, सिविल कोर्ट में जाऊंगा, तो वो मुकदमा वो सिविल कोर्ट सुनने लायक तो होना चाहिए कि ये सिविल कोर्ट में जाने लायक है, सुनने लायक है तो जाएगा, नहीं तो सिविल कोर्ट मेरे को मेरे केस का जो प्लेंट होगी वो वापसी कर देंगे। वकील साहब आपको इतना नहीं पता कि ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं है, ट्राइब्यूनल का मामला है, ये सिविल कोर्ट का मामला नहीं है, ये स्पेशल कोर्ट का मामला है। वकील साहब इतना तो पता होना चाहिए, हाँ है ना। तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्या समझना है कि अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है सिविल का मुकदमा लेके, तो हमें क्या चेक करना है कि क्या हमारा ये जो केस है ये कहां पे अपने जाने लायक है, सिविल कोर्ट में जाने लायक है या नहीं, क्या ये हमारा मामला सिविल नेचर का है या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो बस ये बात कहां लिखी हुई है? पूरे के पूरे CPC में सेक्शन नंबर 9 में ये बात लिखी हुई है, हाँ है ना। अब अगर मान लेते हैं एक व्यक्ति यानी कि एक क्लाइंट आता है कि वकील साहब मेरे जो है ना 3 करोड़ रुपए मेरे जो है कोई व्यक्ति खा गया है। अब मेरे को जो है उस व्यक्ति के खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का 3 करोड़ रुपए का सूट फाइल करना है। तो अब मुझे बताओ सूट फाइल करने का जुरिडिक्शन क्या होगा, मतलब क्या रिकवरी ऑफ मनी का मामला जो है सिविल कोर्ट में जाने लायक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या कोई ट्रिब्यूनल के अंदर तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। हालांकि कोई स्पेशल कोर्ट में तो नहीं जाएगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो स्पेशल कोर्ट के लिए हमारे जो रिकवरी ऑफ मनी के जो मनी सूट के मामले होते हैं उनके लिए कमर्शियल कोर्ट्स बनाई हुई है। तो कमर्शियल कोर्ट में जाने लायक ये मामला है, तो मैं नॉर्मल सिविल कोर्ट में ना जाके कमर्शियल कोर्ट में जाऊंगा। ये बात हमें थोड़ी सी समझ में आ गई है। बट अब मुद्दे की बात आती है 3 करोड़ रुपए की। अब ये जो 3 करोड़ रुपए का मामला है भाई, इसके लिए सुनवाई मेरे केस की कौन कर सकता है? तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट को समझना पड़ेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का अपना पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है, हाँ है ना। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन क्या होता है? तो हम अगर बात करें 0 रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का मामला जो है वो सिविल कोर्ट में जाता है। 3 लाख रुपए से ऊपर का 2 करोड़ रुपए तक का मामला डीजे के पास जाता है। फिर 2 करोड़ से ऊपर का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के पास जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा मामला कितने रुपए का है? 3 करोड़ का। और मैंने क्या बताया, 2 करोड़ रुपए से ऊपर के मामले सीधा दिल्ली हाई कोर्ट के पास अपना एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होता है। ठीक है, तो हम कहां पे जाएंगे अपना सूट फाइल करने? डायरेक्ट दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे। ये बात भी समझ में आ जाती है। तो अभी हमने सीखा क्या? पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कि भाई कितने रुपए का मामला है। पैसों का मामला अगर हम बात करें
कि मेरा जितने रुपए का मामला है, जितना वैल्यू का मामला है, तो मैं उसी कोर्ट के पास तो जाऊंगा ना कि वो जज साहब मेरे उतने वैल्यू के मामले को सुनने के लिए सक्षम होंगे। दैट्स इट। तो जितने वैल्यू अगर हमें देखनी है, जहां वैल्यू आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। खत्म बात। ये बात कहां लिखी है? सीपीसी में सेक्शन 6। तो अभी हमने दो मुद्दे की बात समझी है कि पहला, हमें अपने क्लाइंट से बातचीत करने के बाद ये चीज समझनी है कि क्या ये मामला सिविल नेचर का है, नहीं है। तो सिविल नेचर का है या नहीं है, सेक्शन 9। क्या ये जो मामला है ये कौन सी कोर्ट में सुनवाई करने लायक है? मतलब मेरा जो जितने रुपए का मामला है, कौन से जज साहब उतनी वैल्यू रखते हैं सुनने की, उसको क्या बोलेंगे? पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन। अब तीसरी बात ये आ जाती है, मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने लायक मेरा मामला है, सिविल कोर्ट में जाने लायक मेरा मामला है, जो वैल्यू है वो भी डीजे के जुरिडिक्शन में आती है। अब एक बात बताओ भाई, दिल्ली में तो इतने सारे कोर्ट हैं, हाँ है ना, इतने सारे डीजे हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, तो कौन से वाले डीजे के पास जाऊंगा मैं? हाँ है ना, क्या जो मेरे घर के पास में डीजे साहब हैं उनके पास जा सकता हूं, या जिससे पैसे लेने हैं उसके घर के पास में जो डीजे साहब होंगे, सिविल कोर्ट होगी, उनके डीजे के पास जाना होगा? तो इसका कंफ्यूजन है, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा। अब ये जो जुरिडिक्शन की बात आ रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हमारे को कहां से कहां तक बताया हुआ है? आप ऐसे बोल लो, सेक्शन 16 से लेके 21 कैपिटल ए तक ये लिखा होगा कि हाँ देखो 16 से लेके 20 या 20 तो जो 21 ए में बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा जुरिडिक्शन के बाहर की बात करते हैं, तो आप 20 बोल लो या 21 ए तक की बात यहाँ पे आ जाती है। साथ में हमें सेक्शन 9 भी समझना पड़ता है, वो सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, कि मैं डीजे के पास अपनी फाइल लेके जा रहा हूँ, डीजे साहब ने कहा अरे भैया ये तो आपका सिविल नेचर का मामला ही नहीं है। तो जब मैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन चेक करता हूँ ना, तो मेरे को ये भी चेक करना होता है कि क्या सूट हमारा सिविल नेचर का होता है या नहीं। तो मोटी मोटी बात हमने क्या सीखी है? हमने 3 बातें सीखी हैं। पहला, क्लाइंट आया मेरे पे, बातचीत करी, तो मुझे चेक करना है क्या ये इसका मामला सिविल नेचर का है या नहीं। अगर सिविल नेचर का होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा, वरना तो देखा जाएगा कि ट्राइब्यूनल में जाए, स्पेशल कोर्ट में जाए। ठीक है, तो ये बताएगा कौन मुझे? सेक्शन 9। दूसरा पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, सेक्शन 6। तीसरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, सेक्शन 16 से 21 कैपिटल ए। अब टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में पढ़ रहा हूं तो सेक्शन 9 को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, सिविल नेचर है नहीं है ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सिंपल बात है, बताओ कुछ मुश्किल है तो? सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 16 से 21 कैपिटल ए हो गया, हाँ है ना। ये आपको अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे, यूज टू हो जाओगे, ऐसे कहानी के तौर पे समझोगे, पूरा सीपीसी आपके हाथों में होगा। याद रखना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मैंने ये सब कुछ पहचान लिया कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कौन सी पड़ेगी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कौन सी पड़ेगी, और मेरा जो मामला है वो कौन सी कोर्ट में जाने लायक है, सिविल नेचर का है। ठीक है, ये सब पहचान लिया। अब मेरे को क्या तैयार करना पड़ेगा? मेरे को प्लेंट तैयार करनी पड़ेगी। अब भाई प्लेंट तैयार करने के लिए मेरे को कानूनी रूप से कहीं सीपीसी में लिखा हुआ है कि अगर कोई केस दायर करोगे तो प्लेंट बना के करोगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? यार पहले मेरे को अधिकार तो दिया जाए कानून के द्वारा, तभी तो मैं प्लेंट बना के अपनी प्लेंट के क्या रूल्स हैं वगैरह वो चेक करूंगा। पहले अधिकार तो दे दो, हाँ है ना। तो वो अधिकार कहां दिया हुआ है? वो हमारे को अधिकार दिया हुआ है ऑर्डर नंबर 4 और सेक्शन नंबर 26, कि हाँ भाई आप जो अपना प्लेंट बनाओगे और प्रॉपर कोर्ट के ऑफिसर के पास अपनी प्लेंट बना के जमा करोगे, जिस दिन अपने प्लेंट जमा कर दिए उस दिन से मान लिया जाएगा आपका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। तो ये बात कहां लिखी है, कहां पे किसने अधिकार दिया है? ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन 26, याद रखिएगा। अब कहानी कहां से आएगी कि अब मुझे पता लग गया कि हाँ मेरे को प्लेंट बनाने का अधिकार है, अब मैं प्लेंट बैठ के बनाऊंगा। अब पहले तो ये बताओ ना, प्लेंट का प्रोविजन कहां लिखा हुआ है, क्या रूल्स को मेरे को फॉलो करना पड़ेगा? प्लेंट का प्रोविजन कौन सा है? ऑर्डर नंबर 7। अब ऑर्डर नंबर 7 यानी कि प्लेंट है, तो यार प्लेंट के साथ में तो और भी सामने वाली पार्टी अगर आएगी तो वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगी। तो दोनों के रूल्स क्या हैं कि अगर मेरे को प्लेंट बनानी है तो क्या रूल्स हैं, अगर मुझे रिटर्न स्टेटमेंट बनानी है तो क्या रूल्स हैं। तो इसके लिए दोनों प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा, उसे क्या बोलते हैं? प्लीडिंग। प्लीडिंग का मतलब ऑर्डर नंबर 6, हाँ है ना। तो प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, याद रखना। प्लीडिंग्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? हमारी प्लेंट भी आती है और हमारी डब्ल्यूएस भी आती है, बस सिंपल सी बात है। तो अभी हमने क्या सीखा? पहले मेरे पे क्लाइंट आया, मुझसे बातचीत करी, मुझे पहले पता करना है कि मेरे क्लाइंट का केस सिविल नेचर का है नहीं है, सेक्शन 9। पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का है नहीं है, सेक्शन 6। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का है नहीं है, सेक्शन 16 से लेकर 21 कैपिटल ए। फिर ये सब चेक करने के बाद प्लेंट बनाने का अधिकार है क्या मेरे पास? ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन 26। फिर इसके बाद मैं प्लेंट बनाऊंगा तो ऑर्डर नंबर 6 प्लीडिंग्स, जो दोनों बातों को गवर्न करती है, पर मेरे को तो प्लेंट बनानी है, ऑर्डर नंबर 7। तो प्लीडिंग्स के क्या रूल्स हैं? ऑर्डर नंबर 6 से पढ़ूंगा। प्लेंट के क्या रूल्स हैं? ऑर्डर नंबर 7 के पढ़ूंगा, ऑर्डर नंबर 7 से पढ़ूंगा। दैट्स इट। अभी हमने यही सीखा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा, सिंपल सी बातें सीखी हैं। ठीक है, अब ये ना छोटी सी आपको ये 2 पॉइंट और बता देता हूँ। क्या है हियरार्की ऑफ द कोर्ट? भाई हियरार्की ऑफ द कोर्ट, भाई नीचे से ऊपर जाओगे ना, मैं जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट साहब के पास तो नहीं जाऊंगा, नीचे से ऊपर ही तो जाऊंगा। तो हियरार्की क्या होती है? सेक्शन 6 बताता है भाई, हियरार्की का ध्यान रखना। पहले हमारी सिविल कोर्ट होती है, ठीक है, सीसी लिख रहा हूँ, ठीक है, जूनियर डिवीजन, फिर सिविल कोर्ट, सीनियर डिवीजन, ठीक है, ये हो गया जूनियर डिवीजन। फिर इसके ऊपर आता है डीजे साहब आते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं।
फिर इसके बाद हमारे हाई कोर्ट साहब आते हैं, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट साहब आते हैं। ठीक है, तो ये हियरार्की का फॉलो करना है आपको। ठीक है, आपका केस जब यहाँ पे पता है यहाँ पे चढ़ने लायक है, ये वाली जुरिडिक्शन है, तो हम उठा के सीधा हाई कोर्ट नहीं जाओगे, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, आप सीधा डीसी के पास नहीं जाओगे। हियरार्की का पालन करना बस। ठीक है, और सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि जो आपका जुरिडिक्शन पड़ता है उसके लोएस्ट ग्रेड में ही केस फाइल करना। जब आपका केस यहां चढ़ने लायक है तो हम यहां हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हो भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, पालन करो यार, कुछ पॉलिसीज का, कानून का पालन करते हुए तो केस फाइल करोगे। ठीक है, तो ये हमारे को बस यही बता रखा है कि हियरार्की ऑफ द सिविल कोड कहां बताई हुई है, सेक्शन 3। केस में जब दायर करने जाऊंगा तो लोएस्ट ग्रेड वाला जो जुरिडिक्शन है उसके पास ही जाऊंगा, सेक्शन 15। बस यही बात याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, अब ये सब कर दिया, अब जब मैं प्लेंट मैंने तैयार कर ली है, अब मैंने प्लेंट जमा भी करा दी है, अब जज साहब के पास मेरी प्लेंट पहुंची है। अब जज साहब प्लेंट को पढ़ने के बाद क्या ऑब्जेक्शन रेज करेंगे आप मुझे बताओ। सीधी सी बात है वकील साहब, आपकी प्लेंट पढ़ने के बाद, आपकी कहानी पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, बताना क्या चाह रहे हो, मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, आप मुद्दा क्या है आपके बीच में, मतलब आप मेरे पास क्या चाहते क्या हो, आपका लड़ाई झगड़ा क्या है, मांगने क्या आए हो, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगर एक बात बताओ, कॉमन सेंस है यार, मैं भी अगर आपको अपनी क्लास में पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरी बातें अगर समझ में नहीं आएगी तो वीडियो बंद, मोबाइल ऑफ, हाँ है ना, ऐसे ही तो करोगे। ऐसे ही जज साहब को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, पढ़ने के बाद में आपकी प्लेंट फाड़ देंगे या आपको रिटर्न मतलब आपको वापसी दे देंगे कि जाओ दोबारा प्लेंट बना के लाओ, बिल्कुल बेकार प्लेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जज साहब क्या करेंगे आपके लिए, या तो अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन समझ में नहीं आता है तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे कि बिल्कुल ही अजीब बात लिखी हुई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। या एक बात बताओ, जज साहब किस लिए बैठे हैं भाई, आपकी बातें सुनने बैठे हैं, आपकी लड़ाई झगड़ा सॉल्व करने बैठे हैं, डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, हाँ है ना। और आपका क्या जज साहब का ये कर्तव्य है, आपका क्या कर्तव्य है कि जब सूट फाइल कर रहे होंगे, जितने रूल्स के हिसाब से कोर्ट फीस आपको पे करने के लिए बोला हुआ है भाई, उतनी तो फीस पे करोगे ना। आप ये चाहते हो कि कोर्ट फीस पे भी ना करें और जज साहब हमारी लड़ाई झगड़े को सॉल्व भी कर दें, ऐसा थोड़ी ना होगा, हाँ है ना। जज साहब आपकी मदद करेंगे बट अपना भी तो आप पहले कोर्ट फीस पे करो। तो जज साहब क्या बोलेंगे, भाई अगर आपने कोर्ट फीस पे नहीं करी तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर देंगे, हाँ है ना। अब स्टैंप भी हमें लगानी पड़ती है, तो अगर आपने प्लेंट पे अपनी प्रॉपर स्टैंपिंग नहीं करी हुई है तो जज साहब आपको वक्त देंगे कि वकील साहब आप अपना वक्त ले लो और स्टैंपिंग ढंग से करके आओ। ठीक है, तो अगर आपने उस टाइम पे अगर स्टैंपिंग ठीक कर दिया तो आपकी प्लेंट अलाउ कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर नहीं करा तो ऑब्वियस बात है फाइनली, अगर आपने ये सब नहीं करा तो आपने आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और क्या हो सकता है रिजेक्ट करने का तरीका, या और क्या हो सकता है आपके हिसाब से, ये भी तो हो सकता है कि अब आप सिविल केस फाइल करने के लिए आ रहे हो, तो सिविल केस जैसे कि मान लेते हैं मेरा आज ए नाम का व्यक्ति पैसे लेके भाग गया, ठीक है, और मैं घर पे बैठ गया यार, उदास में हूं मैं, यार मेरे पैसे लेके वो भाग गया है, मैं इसके खिलाफ केस फाइल करूंगा। अब मैं करूंगा करते करते मैंने 5 साल बिता दिए। 6वें साल में मेरे को समझ में आया कि यार मेरे को सूट फाइल करना चाहिए, तो मैं गया कोर्ट के अंदर, जज साहब ये पूरी प्लेंट मैंने तैयार कर ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो अब मैं जज साहब के पास गया, जज साहब ने कहा आयुष आपको इतना भी नहीं पता है कि आपका जब मन करेगा तब आप मुंह उठा के कोर्ट में आ जाओगे केस फाइल करने के लिए, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। आपके हिसाब से हम केस फाइल नहीं सुनेंगे, बल्कि कानून के हिसाब से सुनेंगे। तो लिमिटेशन एक्ट 1963 हमें क्या सिखाता है कि अगर रिकवरी ऑफ मनी का मामला होता है तो आपको 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल करना है। 3 साल के बाद अगर केस फाइल करने के लिए आओगे, कोर्ट आपको भगा देगा, आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर देगा। तो ये भी तो एक बात हो सकती है ना कि अगर लिमिटेशन पीरियड का आपने ध्यान नहीं दिया, लिमिटेशन पीरियड का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, कि सीधी सी बात है, हाँ है ना। और एक लास्ट चीज और होती है, एक लास्ट चीज और क्या होती है कि अगर आपने जो जितनी कॉपीज, रूल नंबर 9 होता है, ठीक है, रूल नंबर 9 होता है, हालांकि ये याद रखने की जरूरत नहीं है एबी के लिए, मैं बस आपके अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ। तो जितनी आप जब प्लेंट जमा करते हो ना, तो प्लेंट के साथ में कॉपीज भी जमा करनी पड़ती है। जितने डिफेंडेंट होते हैं वो जब संबंध जाता है तो डिफेंडेंट को साथ में प्लेंट की कॉपी भी जाती है। अब उतनी कॉपी तुमने जमा ही नहीं करी है, तो जज साहब बोलेंगे कि भाई मैं थोड़ी ना फोटो कॉपी करवा के तुम्हारी प्लेंट की कॉपी जमा करवाऊंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा केस है, मेरा केस थोड़ी ना है। तो ऐसे केस में अगर आपने ये भी फॉलो नहीं करा तब आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब मुझे बताओ क्या कायदे से ये सब रूल्स का पालन करना जरूरी है? बिल्कुल। और अगर पालन नहीं करा तो जज साहब के द्वारा जब प्लेंट रिजेक्ट करी जा रही है तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल। तो ये सब बातें कहां लिखी हुई है सर, ये तो बता दो। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11, 7/11 कोर्ट में आप ये बहुत सुनते होंगे, 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है, 7/11 की एप्लीकेशन लगाई है, 7/11 की एप्लीकेशन लगाई गई है डिफेंडेंट के द्वारा कि जैसा केस बनता ही नहीं, रिजेक्ट करा जाए, हाँ है ना। तो ये बातें हमारे को 7/11 ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर पढ़ने को मिलती है। तो जब मैं प्लेंट बना के कोर्ट में जमा कर दी है, सब कुछ हो गया है, तो नेक्स्ट चीज क्या आती है, यार कोर्ट मेरी प्लेंट रिजेक्ट ना कर दे। तो प्लेंट रिजेक्ट करने का तौर तरीका क्या है? ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11, 7/11 एक होता है 7/10,
एक होता है 7-10, वहां रिजेक्ट नहीं होती, वहां रिटर्न होती है। यहां तो होती है रिजेक्ट, ये हो गई रिजेक्ट। एक होती है रिटर्न। रिटर्न करने का एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ लीजिए और कुछ भी याद मत रखना। क्या है इसका ऑर्डर? ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10। रिटर्न कब करी जाती है यार? मेरे को ना ए नाम के कोर्ट में केस फाइल करना था, प्लेंट जमा करनी थी। गलती से मेरे कैलकुलेशन या मेरे दिमाग के हिसाब से मैंने बी नाम की कोर्ट में अपनी प्लेंट जमा कर दी। तो एक बात बताओ, बी की कोर्ट क्या बोलेगी कि तुम यार अजीब ही हो, तुम्हें केस फाइल यहां करना है, मतलब प्लेंट जमा यहां करनी है, तुम यहां आ गए। तो ये गलत बात है। वकील साहब इतना भी नहीं पता तुम्हें? चलो तुम्हारी प्लेंट को रिटर्न करा जाता है, जाओ प्रॉपर कोर्ट के अंदर अपनी प्लेंट को जमा करो, दैट्स इट। इसको क्या बोलेंगे? 7-10 कि बी वाली कोर्ट 7-10 का ऑर्डर पास करेगा कि भाई इसकी प्लेंट रिटर्न करी जाती है और ये ए नाम की कोर्ट में प्लेंट को कायदे से टाइमली जमा करी जाए। बात समझ में आई या नहीं है पहले बताओ? तो ये 7-10 7-11 का मामला समझ में आ गया? सिंपल है नहीं है? कुछ भी नहीं है। कोई मुश्किल हो तो मुझे बताओ। 7-10 और 7-11, 7-11 क्या होती है? मेरी प्लेंट रिजेक्ट ना हो जाए। 7-10 क्या कहता है? मेरी प्लेंट रिटर्न ना हो जाए। बस यही दो बातें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है प्लेंट जमा करने के बाद। अब ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये लिमिटेशन वाला हो गया, डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, रॉन्ग कोर्ट में डाल दी है, रिटर्न हो गई, ठीक है। बस ये पॉइंट्स भी हमारे समझ में आ गए हैं। अब एक कदम आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने प्लेन ढंग से बना ली अच्छे से, प्रॉपर जुरिडिक्शन का ध्यान में रखते हो, भले वो जुरिडिक्शनल जो है मेरा टेरिटोरियल वाला हो या पेक्यूनरी वाला हो या सब्जेक्ट मैटर वाला हो, ठीक है। टेरिटोरियल वाला 16 से 21, पेक्यूनरी वाला 6 सेक्शन 6 और सब्जेक्ट मैटर वाला सेक्शन 9। तो ये सब चीजें मैंने बढ़िया से अपना कर दी है। प्लेन भी जमा कर दी, प्लेन भी बना ली है और प्लेन जमा भी कर दी है। मेरी प्लेन ना तो रिजेक्ट हुई है ना तो रिटर्न हुई है। अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा आगे चल के? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहो यार कि अब आगे आप क्या करोगे, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप जज की चेयर पे बैठे हुए हो या वकील हो आप एज अ प्लेंटिफ जिसने केस फाइल कराया। अब आप अगला कदम क्या होना चाहिए भाई? सीधी सी बात है, अब जाएगा डिफेंडेंट के पास समन, हाँ है ना? तो डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा। आप समन बोल सकते हो, नोटिस बोल सकते हो, कोर्ट नोटिस भेजता है या समन भेजता है, बात एक ही है, ठीक है। तो समन जाएगा डिफेंडेंट को, ऑर्डर नंबर 5 सेक्शन 27 से 29, बात खत्म, ठीक है। हमने समन भी भेज दिया है, चलो बढ़िया है। अब समन भेजने के बाद डिफेंडेंट के मन में डर लगेगा नहीं लगेगा? समन भेजने के बाद डिफेंडेंट को डर लगेगा नहीं लगेगा? भाई बिल्कुल लगेगा यार। अब डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट करेगा यार ये तो बहुत गलत हो गया यार, मेरे पे तो समन जारी हो गया, ठीक है। अब उससे पहले आप लोग रिटर्न स्टेटमेंट पे भाग रहे होंगे, बट रिटर्न स्टेटमेंट से पहले हमें ये चेक करना है कि डिफेंडेंट के पास समन पहुंचा भी है या नहीं भी पहुंचा, ये भी तो चेक करना है ना। डिफेंडेंट बोलेगा जैसा मैं आता कैसे, मेरे पे तो सम्मन ही नहीं आया, मैं तो वेट कर रहा था अब आएगा अब आएगा अब आएगा, बट मेरे पे तो सम्मन आया ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि सम्मन सम्मन मिल चुका है और जानबूझ के डिफेंडेंट नहीं आया, या सम्मन नहीं मिला है इसीलिए डिफेंडेंट नहीं आया है, या सम्मन मिला है लेकिन लेट मिला है। मान लेते मैं रहता हूं चेन्नई में, दिल्ली की कोर्ट ने मेरे को सम्मन भेजा कि आ जाओ आयुष, आपको 20 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होना है, और मेरे को सम्मन कब मिल रहा है? 19 नवंबर की रात को। यार ये कैसे पॉसिबल है? अब मैं उड़ के थोड़ी ना आ जाऊंगा बिल्कुल 2 घंटे के अंदर अंदर चेन्नई से दिल्ली में, तो मेरे को सम्मन तो मिला लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला, तो मैं कैसे हाजिर हो सकता हूं जैसा, हाँ है ना? तो ये सारी बातें दिमाग में आएंगी ना, इसका भी तो क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा ना। इसके लिए कहां पे क्लैरिफिकेशन मिलेगा? ऑर्डर नंबर 9 में। तो ऑर्डर नंबर 9 में हम ये चीज को चेक करेंगे, ठीक है। और वही बता रखा है कि अगर प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट जानबूझ के नहीं आता है तो क्या होता है? आप लोगों में एक बार मुझे बता दूं, ये तो सीखा होगा तुमने सभी लोगों ने कि अगर मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने सम्मन अपना प्लेन जारी जमा करा दिया है कोर्ट में, एक्सेप्ट भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, डिफेंडेंट को सम्मन भी जा चुका है, डिफेंडेंट को सम्मन मिल भी चुका है, डिफेंडेंट जानबूझ के कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? सीधी सी बात बता दो मुझे भाई, अब क्या होगा? अब केवल एक ही चीज होगी, कोर्ट जो है पहले तो टाइम देगा डिफेंडेंट को कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है देन उस केस में कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर जारी कर देगा, एक्स पार्टी ऑर्डर। अब एक तरफा सुनवाई चलाई जाएगी, प्लेंटिफ को बोला जाएगा प्लेंटिफ अपनी बात को प्रूव करो, दैट्स इट, मैं आपके फेवर में डिक्री पास कर दूंगा। यही तो होगा ना बस। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6, ठीक है। तो हालांकि एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर को भी सेटिस्फाइड कराया जाता है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 के अंदर, ठीक है। ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 के अंदर, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलो जी, और वही मैंने आपको ये चीजें भी जो बताई थी कि डिफेंडेंट या तो जानबूझ के नहीं आया, डिफेंडेंट को सम्मन ही नहीं मिला है भाई इसलिए नहीं आया, या सम्मन तो मिला है लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला है, वो मैंने लाइन वाइज आपको जानबूझ के ये चीजें बताई थी। बताओ मुश्किल है क्या या नहीं? अब थोड़ा सा रिकैप्चुलेट एक बार कर ले। हमने क्या बोला भाई? हमारे पे क्लाइंट आया था, क्लाइंट की बातें सुनने के बाद हमने ये पहचानना पड़ेगा कि क्या ये केस सिविल नेचर का है या नहीं, सेक्शन 9। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कौन सी पड़ेगी? सेक्शन 6। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कौन सी होगी? 16 से 21A, ठीक है। अब ये सब पता कर लिया मैंने, अब क्या करूंगा मैं भाई? अब मैं प्लेंट तैयार करूंगा, बट प्लेंट तैयार करने से पहले कानून में तो लिखा हो कि प्लेंट तैयार करनी है आपको, तो ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन 26, ठीक है। अब मैं प्लेंट तैयार करूंगा तो ऑर्डर नंबर 6 आएगा, प्लीडिंग्स,
जिसमें प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के रूल्स बता रखे हैं, बट मैं तो प्लेंट वाला हूं, तो मेरे को तो कौन से रूल्स चेक करने हैं, ऑर्डर नंबर 7 वाले जो मेरे प्लेंट के रूल्स हैं। ठीक है, मैंने प्लेंट तैयार कर दी है। अब प्लेंट तैयार करके मैंने कोर्ट में जमा कर दी है। जमा करने के बाद अब मेरे मन में डर पैदा होगा, यार मेरी प्लेंट रिजेक्ट ना हो जाए, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। ठीक है, उसके 5 पॉइंट्स बताए थे। रिटर्न ना हो जाए, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10। ठीक है, अब ना तो रिटर्न हुई है ना तो रिजेक्ट हुई है, ये भी समझ लिया है। अब क्या होगा, समन जारी होगा ऑर्डर नंबर 5 सेक्शन 27 से 29, हालांकि 31 तक भी सेक्शन है इसके। ठीक है, अब सम्मन चला गया है। सम्मन जाने के बाद डिफेंडेंट को या तो सम्मन मिलने के बाद वो जानबूझ के नहीं आ रहा है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का ए पॉइंट। अब सम्मन मिला ही नहीं है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का बी पॉइंट। या फिर सम्मन मिल तो गया है लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का सी पॉइंट। यही होगा और क्या होगा। अब अगर मान लेते हैं, चलो ये सब समझ में आ गया। अब एट द एंड डिफेंडेंट अगर आया ही नहीं है तो और कोर्ट ने उसको एक्स पार्टी घोषित कर देंगे, हाँ है ना, और एक्स पार्टी घोषित कर दिया तो डिफेंडर रोते रोते आएगा कि जैसा प्लीज एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कर दीजिए, मेरे को सम्मन नहीं मिला था, या मेरे को मिला तो था, मेरा टांग का फ्रैक्चर हो गया था, या कुछ भी, इसलिए नहीं आ पाया था। तो जैसा आप बेचारे को माफी कर देते हैं ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 के अंदर। अब अगर मान लेते हैं कि एक्स पार्टी डिक्री ही पास हो जाती है तो एक्स पार्टी डिक्री को भी सेटिसाइड कराया जा सकता है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13 के तहत। बात खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इतनी इन चीजों में कंफ्यूज होने लग गए तो फिर करोगे क्या, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, चलो जी, अब ये सब हमने सब समझ लिया। मान लेते हैं हमारे केस में तो सब शरीफ थे। ठीक है, बेचारे डिफेंडेंट को समझ गया, डिफेंडेंट तो पहले ही अपीयर हो गया। ठीक है, पहले ही अपीयर हो गया। तो अब जब डिफेंडेंट अपीयर होने, अब जब डिफेंडेंट को समन मिलेगा तो डिफेंडेंट अब दिमाग क्या चलाएगा, यार मेरे को भी तो अपने जवाब में कुछ दस्तावेज या अपनी बातें रखनी पड़ेंगी, तो मैं रखूंगा कैसे। जैसे प्लेंटिफ ने अपनी बातें रखी हैं प्लेंट जमा करके, ऐसे रिटर्न स्टेटमेंट, ऐसे ही डिफेंडेंट भी तो सोचेगा मेरे को भी तो अपनी कुछ बातें पेश करनी है ना। तो डिफेंडेंट भी तो बातें पेश करेगा, कैसे करेगा, वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, जिसको आप कोर्ट्स में सुनते हो डब्ल्यूएस डब्ल्यूएस डब्ल्यूएस, हाँ है ना, तो डब्ल्यूएस फाइल करेगा रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट मैंने क्या कहा था, प्लीडिंग्स का ही पार्ट है। प्लीडिंग्स यानी ऑर्डर नंबर 6, जहां प्लेंट की भी बातें करी हुई हैं, जहां रिटर्न स्टेटमेंट की भी बातें करी हुई है। अब प्लेंट के लिए अलग रूल है, ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 7, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए अलग ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 8। दैट्स इट। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो भाई, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई ऑर्डर नंबर 8 में। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट कितने दिन से कितने दिन में फाइल करनी है, मेरा मन करेगा, मैं डिफेंडेंट हूं तो मेरा जब मर्जी मैं फाइल कर दूंगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कितने टाइम में फाइल करनी है, 30 दिन से लेके 90 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर मेरा मामला कमर्शियल कोर्ट का है तो ये टाइम 120 दिन तक भी जाता है। ठीक है, ये आपने सीपीसी के जो नीचे के कॉलम होते हैं ना अमेंडमेंट वाले, वहां देख लेना, 120 दिन भी होगा। ये बात समझ में आ गई, कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, सिंपल सी बात बता रहा हूँ ये। ठीक है, और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एआईबी पता नहीं जो अभी 20 है ना, तो 19 में ये आया था डायरेक्ट क्वेश्चन। बताओ इसमें क्या कुछ है, सीधा ऑर्डर नंबर 8 खोल के देखना है, पहला ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1, यही पढ़ना है, बस इतना ही कष्ट करना है आपको एग्जाम देते दौरान, वहीं लिखा हुआ था ये सब चीजें। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। अब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक बात बताओ, क्या अपना लिख के आएंगे कि भाई जो प्लेंटिफ बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, हाँ है ना, ऐसे ही तो लिखना होता है। मतलब कि आप या तो एडमिट करोगे या मना करोगे, डिनाई करोगे। अब मान लेते हैं मैं रिटर्न स्टेटमेंट में उल्टी सीधी बातें लिख के बोल रहा हूं कि नहीं नहीं ये प्लेंटिफ ऐसी नहीं, प्लेंटिफ ने ये बात झूठ बोली है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वैसी बात थी। अरे नहीं नहीं, मेरे को मैंने इससे उधार 5,000 रुपए तो लिए थे, लेकिन 2,500 रुपए पहले दे दिए थे, 500 रुपए पहले दिए थे, 10 रुपए मैंने इसको टॉफी के रूप में दे दिए थे, 50 रुपए की इसको चॉकलेट खरीद के दी। यार ऐसे थोड़ी ना करोगे तुम। रिटर्न स्टेटमेंट में आपको क्लैरिफाइड बिल्कुल क्लियर बातें लिखनी है, ऐसे कंफ्यूजन वाली बातें थोड़ी ना लिखनी है जिसमें सामने वाला व्यक्ति पढ़ने के बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाए, ऐसे थोड़ी ना करना है। तो ये तो गलत बात होगी। तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट जमा करने के बाद में कोई भी डिफेंडेंट केस को कॉम्प्लिकेट ना करे, इसीलिए कानून में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि आप हाँ या ना लिखना, मतलब क्लियर लिखना। एडमिट करते हो जो प्लेंटिफ बोल रहा है हाँ है ना, डिनाई करते हो जो प्लेंटिफ बोलता है हाँ है ना, दैट्स इट। ऐसे तरीके से आपको अपनी रिटर्न स्टेटमेंट बनानी होती है। अगर ऐसी नहीं है, घुमावदार बातें बोल रहे हो जिससे सामने वाला पढ़ के बहक जाए, आपकी बातें में समझ में नहीं आ रहा है आपने हाँ बोला है या ना बोला है, इसको क्या बोलेंगे, इवेसिव डिनाइल। ठीक है, इवेसिव डिनाइल। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो अगर आप इवेसिव डिनाइल, उल्टी सीधी बातें करते हो, घुमा फिरा के अपनी बातें बोल रहे हो, हाँ या ना समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इवेसिव डिनाइल मानते हुए आपके पर्टिकुलर प्लेंट के अंदर इवेसिव डिनाइल को एज अ एडमिशन माना जाएगा। और एडमिशन कहां से शुरू होता है अभी हालांकि बता दूंगा दोबारा, ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 के अंदर। ठीक है, लिखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये देखो ना लिखा हुआ है। ठीक है, तो और इस बात के लिए इवेसिव डिनाइल मत करना, उल्टी सीधी बातें मत लिखना, बिल्कुल क्लियर बातें लिखना, क्लियरली मना करना है। ठीक है, ये सब बातें लिखी है ऑर्डर नंबर 8 रूल 3, 4, 5। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं। ठीक है, और अगर इवेसिव डिनाइल करोगे दिस विल लीड्स टू दी एडमिशन। समझ में आ गई बात। और एडमिशन कहां से शुरू होता है, ऑर्डर नंबर 12 से।
ठीक है, अब एक बात बताओ, जो डिफेंडेंट है वो आधी बातें एडमिट कर सकता है? मतलब चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैंने 1 लाख रुपए ए नाम के व्यक्ति से उधार लिए। अब ए नाम का व्यक्ति मुझे फोन करके कह रहा है सर पैसे दे दो यार मेरे वापसी। मैंने कहा मैं नहीं देता, जो करना वो कर लो। अब ए नाम के व्यक्ति ने मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दिया, वही प्लेन जमा कर दी। मैं अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखता हूं कि जज साहब ये बात तो सच है, मैंने पैसे लिए थे, ठीक है, और साथ ही में जज साहब मैंने 1 लाख रुपए जो उधारी पे लिए थे, ठीक है, उनमें से मैंने 80,000 रुपए लौटा दिए हैं। अब बैलेंस कितना है? 20,000 रुपए का है। और ये प्लेंटिव भाई ने, ए नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर जो केस फाइल करा वो तो पूरे 1 लाख का करा है। जैसा भी तो गलत बात है। देने 80,000 रुपए हैं, भाई साहब जी 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, मैं 80,000 रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं, हाँ या ना? तो ये बातें मैं रिटर्न स्टेटमेंट में लिख के बताऊंगा ना यार, जो फैक्ट्स हैं रियलिटी में, ठीक है। अब जो प्लेंटिव क्या बोलता है? प्लेंटिव बोलता है जैसा आयुष सर झूठ बोल रहे हैं, मेरे को 1 लाख रुपए ही लेने हैं पूरे। बट सारी बातों में एक बात मुझे बताओ, मैंने एक बात तो एडमिट कर लिया ना कि हाँ मैंने पैसे लिए थे, ये तो एडमिट कर लिया ना। अब कितने दे दिए, कितने नहीं दिए, कितने बच गए, कितने रह गए, वो तो उसके लिए तो केस चल ही रहा है। लेकिन मैंने अब जो ये बात थी, मैं ये बोल सकता जैसा मैंने तो कोई पैसे लिए ही नहीं। तब ये डाउट आ जाता कि भाई 1 लाख रुपए की फिगर कहां से आई है? आयुष तो मना कर रहा है, डिफेंडेंट तो मना कर रहा है, ये प्लेंटिव को प्रूव करना पड़ता कि जैसा पैसे लिए थे, ठीक है। अब इस बात पे लड़ाई झगड़ा पहले होता, फिर देखा जाता कि कितने पैसे हैं, कितने नहीं है, कितने दे दिए, कितने लिए थे, हाँ है ना। बट अब एक बात जब मैंने एडमिट कर ली है कि मैंने पैसे लिए थे, तो इसको हम पार्शियल एडमिशन का नाम दे सकते हैं। पार्शियल एडमिशन की पूरी बात एडमिट नहीं करी, लेकिन एक बात तो एडमिट कर ली है, पार्शियल एडमिशन हो चुका है। तो पार्शियल एडमिशन हमारा कहां पे है? ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 में, हाँ है ना। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ये बहुत बड़ा हथियार होता है, याद रखना, बहुत वकील इस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक ऑर्डर नंबर 24 भी आता है। ऑर्डर नंबर 24 एक अलग कहानी है, चलो मैं बताना चाहूँ तो चलो बता देता हूँ। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने पैसे दिए थे बी नाम के व्यक्ति को, भाई पैसे, और बी नाम के व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का मामला है मान लेते हैं, ठीक है। और बी नाम का व्यक्ति कहता है कि भाई मैं तो नहीं देता, जो करना वो कर लो। ए ने क्या करा? सूट फाइल कर दिया। सूट फाइल हो जाने के बाद बी नाम का व्यक्ति कोर्ट में आके क्या बोलता है? जैसा पहली बात, मैं मानता हूं मैंने पैसे लिए थे, मैं मानता हूं मेरे को पैसे देने हैं, बट जैसा मेरे को पैसे केवल 20,000 रुपए देने हैं, और ये 20,000 रुपए जैसा मैं आपके पास जमा करा रहा हूं, ठीक है, मैं आपके पास जमा करा रहा हूं कोर्ट के अंदर। और जज साहब मैं अगर सच साबित हुआ, मैं जीत गया अगर केस, तो जज साहब मैं 1 रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट और कोई नहीं दूंगा, ना मैं लिटिगेशन कॉस्ट दूंगा, ना मैं कोर्ट और कुछ पैसे मैं नहीं दूंगा। मेरे ऊपर आप कॉस्ट मत बांध देना, याद रखना। मैं तो पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ 20,000 रुपए मुझे देने, और आपके पास जमा भी करा दिए हैं, ठीक है। अब प्लेंटिव के पास जज साहब आएंगे कि हाँ भाई प्लेंटिव बताओ क्या करना है, 1 लाख रुपए पे टिके रहोगे, या जो डिफेंडेंट बोल रहा है 20,000 रुपए का और जो मेरे पे जमा कर दिया वो लेके खुश हो जाओगे? अगर प्लेंटिव पैसे 20,000 रुपए लेके खुश हो जाता तो केस डिसमिस हो जाता है। लेकिन अगर प्लेंटिव अपनी बात पे डटा रहा, नहीं जज साहब मैं तो 1 लाख रुपए लूंगा, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई। बट याद रखना, प्लेंटिव बी नाम का व्यक्ति अगर जीत गया तो मैं उसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगाऊंगा, सारी कॉस्ट तुम्हें ही बियर करनी पड़ेगी। लिटिगेशन कॉस्ट अपनी भी, बी नाम के व्यक्ति की भी, और जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो मैं एक्सप्लेनेटरी कॉस्ट होती है, कंपल्सरी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लगाऊंगा तुम पे ही लगाऊंगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर नंबर 4 की पेमेंट अगर आप कोर्ट में कर देते हो, पेमेंट इनटू द कोर्ट, उसकी हेडिंग भी यही लिखी हुई है, बेरे चेक कर लेना, ठीक है। तो पेमेंट इनटू द कोर्ट वाली कहानी यहां से शुरू होती है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? बस ये एक सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, क्लियर है। इसको भी मैं इसलिए पार्शियल एडमिशन के साथ ही पढ़ाता हूँ, चलो ये बात भी समझ में आ जाती है। अब एक बात बताओ, मैं ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को पैसे दिए भाई 1 लाख रुपए, बी ने कहा कि मैं तो नहीं देता वापसी, मैं नहीं लौटाता हूं, जो करना है वो कर लो। ए नाम के व्यक्ति ने सूट फाइल कर दिया, ठीक है, वही प्लेंट जमा करी, जब डिफेंडेंट के पास अपना सम्मन गया, ठीक है, सम्मन बी नाम के व्यक्ति ने कोर्ट में हाथ जोड़ लिया, जैसा मैं तो बहुत डरता हूं कोर्ट से, मैं मानता हूं मेरे को पैसे देने हैं, जैसा माफ कर दो, मैं मानता हूं जैसा मेरे को पैसे देने हैं वगैरह वगैरह, जैसा मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, जो प्लेंटिव बोल रहा है मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं, मैं पैसे देने वाला हूं, जैसा बस थोड़ी सी मोहलत दे दो, 1 महीने के अंदर मैं पैसे दे दूंगा बस। अब मुझे बताओ, क्या दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है क्या? कोई फैक्टिंग इशू है क्या? कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? जैसा बैठे किस लिए? आपसदारी के लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। अब दोनों पार्टीज में तो बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है भाई, तो क्या सुलटाएंगे? एक पार्टी कह रही है जैसा मुझे पैसे दिलाओ, दूसरी पार्टी कह रही है हाँ मैं देने को रेडी हूं, बस। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सूट डिसमिस एट फर्स्ट हियरिंग, ऑर्डर नंबर 15 के तहत ऑर्डर पास कर देंगे, खत्म बात। कि भाई आपसदारी में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, तो मैं आगे जैसा बोलेंगे मैं तुम्हारे बीच में सुलटा रहा है, क्या करूं? कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। एक पार्टी चाहती है पैसे दिलाओ, दूसरी कहती है मैं देने को रेडी हूं, कुछ टाइम रुक जाओ, बस बात खत्म, ठीक है। चलो समझ में आ गई मेरी बात? कहां पे है? ऑर्डर में रेट हो गया, ठीक है, ऑर्डर ठीक है। चलो
अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ना, इसका ऑर्डर याद कर लेना, ये आता है एग्जाम में, ये आता है। सेट ऑफ कहाँ पे है? ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 6। सेट ऑफ का मतलब मेरे को 1 लाख रुपए का मेरे पास सूट फाइल करा, मैंने बोला जैसा मैंने इसको 60,000 रुपए मैंने भी उधार दिए थे वो भी माइनस करो। ये मेरे को मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहा है, तो जैसा मैं भी 40,000 रुपए अपने मांग रहा हूँ जो मैंने इसको दिए थे, 60,000 रुपए मांग रहा हूँ जो मैंने इसको दिए थे उधारी पे, वो माइनस करो फिर। इसको बोलते हैं सेट ऑफ। काउंटर क्लेम का मतलब होता है जैसा ये मेरे पे 1 लाख का केस कर रहा है, मैंने इसको 1,20,000 रुपए दिए थे, जैसा वो भी माइनस करो, तो उल्टा 20,000 रुपए से देने हैं मेरे, हाँ है ना, तो इसको बोलते हैं काउंटर क्लेम। ऑर्डर में रूल नंबर 6A से लेके 6G तक, तो ये रूल याद रख लेना, ये प्रोविजन याद रख लेना, एग्जाम में आता है, ठीक है। चलो अब क्या होगा बताओ? प्लेंट भी आ गई, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट भी जमा कर दी, ठीक है। चलो अब जैसा आपके पास दोनों लोग आ गए हैं, प्लेंटिफ भी आ गया है और डिफेंडेंट भी आ गया है। अब जैसा आप क्या करेंगे? एग्जामिन करेंगे पार्टीज को, हाँ है ना। तो ऑर्डर नंबर 10 में एग्जामिनेशन करेंगे पार्टीज को, क्या हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, कब क्या मामला हुआ था, वगैरह वगैरह, एग्जामिनेशन पार्टीज का होगा। उसके बाद जज साहब का सबसे पहला तौर तरीका क्या होगा? यार आपसदारी में सुलटा लो मामला, कोर्ट कचहरी के चक्कर में तुम फंसे रह जाओगे और मामला बढ़ता चला जाएगा, तो इससे बेहतर यही है कि तुम आपस में अपना सेटलमेंट कर लो और सुलटारा कर लो एक कमरे में बैठ के, ठीक है। मैं कमरा प्रोवाइड करा दूंगा, मैं बीच में मेडिएटर तुम्हारा प्रोवाइड करा दूंगा, अगर मामला तुम्हारा क्लियर आउट हो जाता है तो बल्ले बल्ले है। तो जैसा पहला तो यही ऑप्शन देंगे, पार्टीज अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A का ऑर्डर पास कर देंगे। इसके साथ में एक सेक्शन नंबर 89 भी रीड कर लिया करना, कुछ नहीं जा रहा तो एक, ठीक है, वो भी इसी बारे में बात कहता है। अब अगर सेटलमेंट हो गया तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, और अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो फिर क्या कहेंगे? ठीक है, तब तो मैं बैठा हूं तुम लोगों की बातें सुनने के लिए, ठीक है। तो एग्जामिन करेंगे पार्टीज को, एग्जामिन के बाद कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट बोलेगा भाई थोड़े डॉक्यूमेंट वगैरह तो ले आओ, तुम कह रहे हो 1 लाख रुपए की तुमने व्हाट्सएप पे चैट है, बैंक रिसिप्ट है, कुछ तो दिखा दो मुझे। तो ऑर्डर नंबर 11, ठीक है। ऑर्डर नंबर 12 में वो एडमिशन वाली बात हमने अभी पढ़ी ही है, ठीक है। ऑर्डर नंबर 12 में एडमिशन होगा। ऑर्डर नंबर 13 में पार्टीज को बोला जाएगा कि भाई आपसदारी में आपको कोई ये डॉक्यूमेंट्स की बात होती है। ऑर्डर नंबर 11 जो है वो इंटरोगेटरीज की बात करता है, आपसदारी में एक सवाल कोई जवाब एक दूसरे से पार्टीज को पूछने हो तो ऑर्डर नंबर 11 में, और कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट जो है प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है ऑर्डर नंबर 13 में। अब सारी बातें सुनने के बाद, सारे दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट क्या करेगा कि अब दोनों पार्टीज के बीच में लड़ाई किन किन के मुद्दों के ऊपर है, अब मुद्दे निकालेगा। अब मुद्दों को कानूनी भाषा में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? फैक्ट एंड इशू। कोर्ट क्या निकालेगा? फैक्ट एंड इशू। बात समझ में आई या नहीं आई? फैक्ट एंड इशू, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बोल लो आप, ठीक है। फ्रेम अब इश्यूज, ये इश्यूज है ना, अब इश्यूज को फ्रेम करेंगे, कौन कौन से इश्यूज सेटल हो गए हैं, कौन कौन से सेटल होने बाकी हैं, इनके ऊपर अभी चर्चा चलेगी। ऑर्डर नंबर 14 आ गया, ठीक है। अब ऑर्डर नंबर 14 के बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, ऑर्डर नंबर 15, हाँ है ना। ऑर्डर नंबर 15 में मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डर 15 में बस एक बेसिक सी बात बताई थी, भैया दोनों के बीच में अगर फैक्ट एंड इशू है ही नहीं तो ऑर्डर नंबर 14 की बजाय ऑर्डर नंबर 15 का ऑर्डर पास कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आई या नहीं आई? बात बताओ मुझे, ठीक है जी। चलो अब विटनेस को सम्मन करेंगे हम, विटनेस को सम्मन करेंगे, विटनेस को सम्मन कर अब दोनों पार्टीज को बोलेंगे भाई अपने अपने विटनेसेस ले आओ, ठीक है। अब विटनेस अगर प्यार से आ जाता है तो ठीक है, अगर प्यार से नहीं आता है तो सम्मन भेज के उस विटनेस को हम बुलाएंगे, ठीक है। अब अगर कोई विटनेस नहीं आता है तो एडजमेंट मांगेंगे वकील साहब कि जज साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा विटनेस को आने में, दैट्स इट, ठीक है। अब मैक्सिमम कितनी एडजमेंट ले सकते हो आप? मैक्सिमम 3 एडजमेंट्स ले सकते हो, ठीक है। ये भी हमारी अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है, 2001 की अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। सलीम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, ये भी नोट डाउन कर लेगा साथ में। अब जब आ जाएंगी तो ये हियरिंग ऑफ द पार्टीज नहीं है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस है, ठीक है। ऑर्डर में 18 में जब विटनेस आ जाएगा तो ऑर्डर में 18 में विटनेस को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन ऑफ विटनेस। बात समझ में आई या नहीं आई? इसके बाद ऑर्डर नंबर 19 आएगा कि विटनेस को बोलेंगे भैया एफिडेविट पे गवाही देनी है तो एफिडेविट जमा करो ऑर्डर नंबर 19 में, ठीक है। अब दोनों पार्टीज के विटनेसेस को सुनने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद, आर्ग्यूमेंट्स को देखने के बाद जज साहब क्या बोलेंगे? चलो भाई अब मैं जो है फाइनली जजमेंट पास कर रहा हूं, डिक्री पास कर रहा हूं। तो जजमेंट सेक्शन नंबर सेक्शन ऑर्डर सेक्शन नंबर 33 ऑर्डर नंबर 20, ठीक है। ऑर्डर 20 सेक्शन 33, साथ में ऑर्डर जजमेंट के साथ में ना डिक्री भी पास होती है, तो डिक्री का भी सेक्शन लिख लो, सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, डिक्री कहां डिफाइन है 22, और जजमेंट कहां डिफाइन है सेक्शन 33। जजमेंट एंड डिक्री के बारे में कहां पे प्रोसीजर बताया हुआ? ऑर्डर नंबर 20 में। बात क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ जरा? सभी लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो अब जब डिक्री पास हो जाती है, ठीक है,
तो डिक्री तो एक कागज होता है यार जो मेरे हाथ में आया है, जजमेंट तो एक कागज होता है। अब मेरे को मान लेते 1 लाख रुपए का मैंने केस फाइल करा था, जैसा मेरे को 1 लाख रुपए मेरे को बी नाम के व्यक्ति से दिलाओ यार। मेरे को तो जैसा आपने कहा हाँ आयुष जीता है केस और उसको बी नाम का व्यक्ति 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट देगा। अब जैसा आपने ये जजमेंट पास करके डिक्री बना के मेरे को हाथ में दे दी है, अब यार ये तो मेरे हाथ में है, अब इसका क्या मैं करूंगा, अचार डालूंगा? मेरे को पैसे तो मिले ही नहीं है, एट द एंड मैंने केस फाइल करा था ना, पैसे मिलने के लिए मैं बी को फोन कर जा रहा हूँ, हाँ भाई मेरे पैसे दो, बी कह रहा है जो करना वो कर लो, मैं तो नहीं देता यार। जजमेंट पास हो जाने के बाद भी तो बहुत गलत बात है। अब मैं क्या करूंगा, अब जिस कोर्ट ने मेरा जजमेंट पास करा है उसी कोर्ट के पास मैं जाऊंगा, जैसा आप देखो यार आपने मेरा फला फला डेट को ना जजमेंट पास करा था, देखो बी नाम के व्यक्ति ने मुझे अभी तक पैसे लौटाई नहीं है, तो आप मेरे दिए गए जजमेंट को डिक्री को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूशन के लिए मैं जाऊंगा, ऑर्डर नंबर 21 लिखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, सेक्शन 36 से 74, ठीक है। इसके ये मेरा एक सवाल है आप लोगों से कमेंट बॉक्स के अंदर में बताना, ऑर्डर नंबर 21 में टोटल कितने रूल्स हैं, ये बताओ कितने रूल्स हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, 100 रूल्स हैं, 105 हैं, 106 हैं, कितने हैं बताओ, ये आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, जब एक बार जजमेंट पास हो जाता है तो एक व्यक्ति जजमेंट से खुश होता है, दूसरा व्यक्ति जजमेंट से नाराज होता है कि जैसा हमने गलत जजमेंट पास करा है, एक कहता है बहुत बढ़िया जजमेंट पास करा है, एक नाराज होता है। तो जो नाराज होता है व्यक्ति, उसके पास भी कोई अधिकार है क्या? बिल्कुल है। वो क्या करेगा, वो अपील में जाएगा। तो अपील बाय ओरिजिनल डिग्री, हाँ है ना, ओरिजिनल डिग्री जो पास हुई है उससे अपील फाइल होगी। तो ऑर्डर नंबर 41 सेक्शन नंबर 96 से 99 तक ये हमारे प्रोविजंस बताए हुए हैं। उसके बाद एपेलेट कोर्ट आपकी केस की सुनवाई करेगा, एपेलेट कोर्ट अपनी डिग्री पास करेगा, हाँ है ना। तो उसमें भी एक पार्टी खुश होगी, दूसरी पार्टी नाराज होगी। तो जो पार्टी नाराज होगी वो एपेलेट कोर्ट के डिग्री से ऊपर अपील फाइल कर सकते हैं, हाँ है ना। तो इसमें भी यही बात बता रखी है ऑर्डर नंबर 41 जो सेक्शन नंबर 100 से लेकर 103 के अंदर कहानी बताई हुई है, ठीक है। समझ में आ गई? बस यहां तक आपको अपना दिमाग लगा लेना है। अब आपसे कोई पूछे कि आप फ्लो में बताओ ये सारे प्रोविजन क्या फ्लो में बता सकते हो, वही अपना आपके पास क्लाइंट आया, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। कुछ अगर प्रोविजन हमें याद नहीं आएंगे तो हम अपने नोट्स का सहारा ले ही लेंगे। हमने क्या कहा था, हमारे पास में क्लाइंट आया था, क्लाइंट के पास बातचीत करने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि भाई क्या होना चाहिए, केस कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये चीज हमें चेक करनी थी, हाँ है ना, कि क्या केस सिविल नेचर का है या नहीं। सेक्शन नंबर 9 पेक्यूलियर जुरिडिक्शन क्या होगी, सेक्शन नंबर 6 टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या होगी, सेक्शन नंबर 16 से 21A, ठीक है, ये हमने पता कर लिया है। अब मैं प्लेंट तैयार करूंगा, प्लेंट के लिए क्या मेरे पे अधिकार दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर 4 सेक्शन नंबर 26 प्लेंट तैयार करूंगा तो प्लेटिंग के रूल्स मेरे को ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑर्डर नंबर 6 प्लेंट के कौन से ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 7, ठीक है। अब मैंने प्लेंट तैयार कर ली है दोनों का रूल्स ध्यान रखते हुए और कोर्ट में जमा कर दी है। अब मेरे मन में डर क्या पैदा होगा कि यार मेरी कोर्ट जो है प्लेंट रिजेक्ट ना कर दे। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 कि अगर मैंने कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करा हो, इनसफिशिएंट स्टैम्प पोस्ट कोर्ट फीस ढंग से ना भरी हो, इनसफिशिएंट स्टैम्प ना हो, कॉज ऑफ लिमिटेशन पीरियड से बाढ़ ना हो, या मैंने कॉपीज इक्विवेलेंटली सप्लाई ना करी हो, ठीक है। या अगर मैंने रॉन्ग कोर्ट में केस फाइल प्लेंट जमा कर दिया है तो मेरी प्लेंट रिटर्न हो जाएगी ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के अंदर, ये भी समझ लिया हमने। उसके बाद ये ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या होगा अब आगे की कहानी, अब कोर्ट के पास जैसा मेरी प्लेंट पढ़ने के बाद कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारा केस बनता है, चलो मैं सुनूंगा। अब क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे, समन भेजेंगे तो ऑर्डर डिफेंडेंट को, तो समन टू द डिफेंडेंट ऑर्डर नंबर 15 कह रहा हूँ, ऑर्डर नंबर 5 सेक्शन नंबर 27 से 29 बोलो या 31 तक बोलो, हालांकि वो विटनेस के भी थोड़े से रूल्स आते हैं 31 के अंदर सेक्शन, जब आप रीड आउट करोगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। चलो अब जब सम्मन की बारी आएगी तो डिफेंडेंट अपना या तो सम्मन उसके मिल गया है, जानबूझ के नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का ए पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि डिफेंडेंट को सम्मन मिला ही ना हो, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का बी पॉइंट, या डिफेंडेंट को सम्मन मिला तो सही लेकिन ड्यू टाइम में नहीं मिला, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 का सी पॉइंट, हाँ है ना। अब अगर सारी बातें ठीक है कि सम्मन मिला था टाइमली लेकिन डिफेंडेंट अगर जानबूझ के नहीं आता है तो ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 के अंदर उसके एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देंगे। अब एक्स पार्टी ऑर्डर का हमने क्या कहा था, सेटिस्फाइड कराने का प्रोविजन कौन सा है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 7 के अंदर। और अगर एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाती है उसको सेटिस्फाइड करने का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 13, ये हमने अभी पढ़ा ही था, ठीक है। चलो अब ये सब कहानी हमारे केस में नहीं आई, डिफेंडेंट भी बेचारा अच्छा था, ठीक है, सम्मन मिलते ही आ गया। तो अब डिफेंडेंट क्या लेके आएगा साथ में, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट का किसके अंदर आती है, वो प्लीडिंग्स के अंदर, ऑर्डर नंबर 6 में। उसके लिए अपना सेपरेट ऑर्डर है क्या, बिल्कुल। ऑर्डर नंबर 8 उसमें टाइम लिमिट भी कोई लिखी हुई है क्या, बिल्कुल। 30 दिन से लेकर 90 दिन तक आपको रिटर्न स्टेटमेंट अपनी फाइल करनी है। कमर्शियल कोड का मामला है तो 120 दिन तक टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। चलो तो रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो गई है। तो अब कोर्ट के पास क्या है, प्लेंट भी आ गई है, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई है, सब कुछ आ गया है, हाँ है ना। अब दोनों सब कुछ पढ़ लिया है। अब कोर्ट क्या करेगा, दोनों पार्टीज को एग्जामिन करेगा, ऑर्डर नंबर 10, हाँ है ना। क्या जो भाई तुम्हारे को एग्जामिन करते हैं। अब एग्जामिन करने के लिए सबसे पहले सीख क्या देंगे, जैसा भाई ऐसा करो यार आपसजारी में ना एमिकेबल सेटलमेंट कर लो, आपसजारी में सेटलमेंट कर लो।
तो ऑर्डर नंबर 10 रूल नंबर 1A सेक्शन नंबर 89 पढ़ेंगे, और अगर सेटलमेंट हो जाता है तो भले भले, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं तो बैठा ही सुनने के लिए। फिर पार्टीज को अगर आपस से एक दूसरे से सवाल कुछ पूछने हो, हाँ है ना, तो एक दूसरे से आपस में सवाल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल इंटेरोगेटरीज के जरिए। ऑर्डर नंबर 11, और आप अगर कोई एडमिशन करा है, पार्शियल एडमिशन, ऑर्डर नंबर 12 रूल नंबर 6 हमने पढ़ा था, ठीक है। हालांकि ज्यादा पूछते हैं पार्शियल एडमिशन, इसलिए मैंने केवल ऑर्डर नंबर 12 का रूल नंबर 6 ही पिक करा हुआ है, लिखा हुआ है जानबूझ के, ताकि बच्चे को याद रहे। फिर इसके बाद कोर्ट बोलेगा यार मेरे को तो डॉक्यूमेंट दिखा दो, मुझे तो दिखा दो कि तुम जो क्लेम कर रहे हो, मुझे तो दिखा दो। ऑर्डर नंबर 13, चलो अब कोर्ट क्या कहेगा कि हाँ हाँ अब तुम्हारे मुद्दों को सेटल करते हैं, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ऑर्डर नंबर 14। और अगर मुद्दा ही नहीं, अगर इशू ही नहीं है, तो ऑर्डर नंबर 15 में कोर्ट क्या कर देगा, जजमेंट पास कर, मतलब जजमेंट पास कर देगा, डिसमिस कर देगा सूट को, ठीक है। अब कोर्ट बोलेगा कि जाओ विटनेस को बुलाओ। अब उनमें से कोई वकील साहब बोल सकते हैं जैसा आप देखो हम तो अपने विटनेस को बुलाना चाहते हैं, मेरे फोन करने पे आ नहीं रहा है, जैसा आप जरा समन भेज के बुलवा दो यार, भला बड़ा भला हो जाएगा, हाँ है ना। तो ऑर्डर नंबर 16 में समन भेज जाएगा। अब उनमें से कोई एडजमेंट लेने आ जाए, जैसा मेरा जो विटनेस है ना उसका पेट खराब था इसलिए वो आज आ नहीं पाया, जैसा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग दे दीजिए, हाँ है ना। तो ऑर्डर नंबर 17 में एडजमेंट होगा, मैक्सिमम 3 एडजमेंट हो सकती है। कानून ने फिक्स कर था 2001 की अमेंडमेंट में, सलीम बार एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी थी इस अमेंडमेंट को, हाँ है ना, ठीक है। चलो जी, फिर अब विटनेस आ चुका है, अब उसका एग्जामिनेशन होगा ऑर्डर नंबर 18 में, उसको बोलेंगे एफिडेविट पे गवाही देना चाहते हो क्या, ऑर्डर नंबर 19 में एफिडेविट पे भी गवाही दे दो, चलो कोई बात नहीं। अब दोनों पार्टीज के विटनेस को सुनने के बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट पास करेगा, डिक्री पास करेगा। ऑर्डर नंबर 20 सेक्शन 33, अब डिक्री है तो डिक्री का मतलब क्या होता है सेक्शन 22 में हमें समझने को मिलेगा, हाँ है ना, ठीक है। अब जब डिक्री पास हो जाती है तो उसका अगला कदम क्या होता है, मैं मेरे फेवर में ही है तो मैं एग्जीक्यूशन के लिए जाऊंगा, ऑर्डर नंबर 21 सेक्शन 26 से 74, 36 से 74, ठीक है। अब जो दुखी पार्टी है वो अपील में जाएगी, ऑर्डर नंबर 41 फर्स्ट अपील बोलते नहीं है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, सेक्शन 96 से 99। अपीलेट कोर्ट ने भी सुनवाई करी, डिक्री पास करी। अब एक पार्टी खुश होगी, एक पार्टी नाराज होगी, जो नाराज पार्टी होगी वो अपनी सेकंड अपील फाइल करेगी। सेकंड अपील बोलते नहीं है लेकिन क्या बोलते हैं, अपील फ्रॉम अपीलेट कोर्ट या अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर नंबर 41 सेक्शन नंबर 100 से 103। बताओ हमें देखने की जरूरत पड़ी नोट्स को, नहीं, हाथों हाथ याद हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब आगे की कहानी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ये थोड़े से अदर प्रोविजंस हैं जो मैंने यहाँ पे पिक करे हुए हैं, जो मेन कहानी है वो यहीं पे आती है, ठीक है। यही है पूरा सीपीसी का, तुम सोचो कि भाई है तो लाइन वाइज है नहीं है, मेरी बात पे भरोसा हुआ नहीं हुआ, जो मैं आपको पहले बोल रहा था लाइन वाइज है बिल्कुल सीपीसी, कुछ भी नहीं है। ऑर्डर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15 पूरा लाइन से बताया मैंने आपको, कुछ उल्टा सीधा बताया हो तो मुझे बता दो, ठीक है। अब ये थोड़ी सी खिचड़ी है, थोड़ा सा हमें और थोड़ा सा बेचारे सीपीसी और जो बाकी सीपीसी बची हुई है वो नाराज ना हो जाए ना, तो हमें थोड़ा सा अदर सीपीसी के बारे में भी देख लेते हैं कि यार हम भी तो सीपीसी के अंदर एक प्रोविजन के रूप में बनाए गए हैं, तो हमें भी तो समझ लो थोड़ा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा ठीक है भाई आपको भी समझ लेते हैं, ठीक है, आपको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई आप एक बार सूट फाइल करने के लिए आ रहे हो ना, तो पूरा का पूरा क्लेम एक साथ ही लेकर आना। मान लेते मेरे को 1 लाख रुपए लेने हैं, ए नाम का व्यक्ति मैंने 1 लाख रुपए में लेके भागा हुआ है, अब मुझे इसके खिलाफ सूट फाइल करना है, तो मैं सोच रहा हूँ ए नाम के व्यक्ति को परेशान करने के लिए उसके खिलाफ 10 सूट फाइल कर देता हूँ 10,000 रुपए के, ठीक है। 10,000 रुपए का एक सूट, 10,000 रुपए का दूसरा सूट, 10,000 रुपए का तीसरा सूट, यार ऐसे तो कोर्ट तो पागल हो जाएगा ना, कोर्ट तो पागल हो जाएगा। तो ऐसा मैं कर सकता हूं क्या, ये बताओ। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कानून ने बोला है कि भाई आपका लड़ाई झगड़ा जितने रुपए का है या जितने रुपए आप मांगने के लिए आ रहे हो, एक ही बार आओगे, एक ही सूट फाइल करोगे, 50 सूट, 100 सूट, 2 सूट, 3 सूट ऐसे फाइल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये बात हमें कहां लिखी हुई है, ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर, कहां है मेरा पेन, ऑर्डर नंबर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2, ठीक है, 2 ठीक है, ऑर्डर 2 रूल 2 कि आप एक ही बारी में होल क्लेम के लिए सूट फाइल करने के लिए आओगे। ऑर्डर 2 रूल 2, समझ में आई मेरी बात या नहीं। अरेस्ट एंड अटैचमेंट हमारा ऑर्डर नंबर 38 सेक्शन 94, 95 और 151 के अंदर बताया हुआ है। ये देखो ना चाहते हुए ना, ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं आपको याद रखने पड़ते हैं, मुंह पे होने चाहिए। अच्छा, अरेस्ट और अटैचमेंट है ऑर्डर 38। अच्छा, अनसाउंड माइंड व्यक्ति या माइनर व्यक्ति सूट फाइल कैसे करेगा उसके बारे में नेक्स्ट फ्रेंड के जरिए, ऑर्डर 32। ये मुंह पे रटे होने चाहिए आपको, समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं। और अगर पार्टी मर गई, ए व्यक्ति ने बी के खिलाफ सूट फाइल करा और ए मर गया, तो एलआर आएगा उसके लिए, हाँ है ना। तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, कोर्ट को सपना थोड़ी ना आएगा, तो एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं अबेटमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग। ऑर्डर नंबर 22 इस बारे में बात करता है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा पार्टी है, उनको अगर ऐड कराना है, जैसा मैंने सूट फाइल करा, मैंने बोला जैसा सॉरी एक मेरे दोस्त को भी मेरे साथ में ही मुद्दा था, मेरे को मेरे दोस्त को भी एज अ प्लेंटिफ के रूप में ऐड कराना है, या डिफेंडेंट को भी डिफेंडेंट को ऐड कराना है, तो ऑर्डर 1 रूल 1 या ऑर्डर 1 रूल 3, ऑर्डर 1 रूल 1 हमारा प्लेंटिफ के लिए, रूल 3 हमारा डिफेंडेंट के लिए ऐड कराना हो ऐड करा सकते हैं, कोई मनाही थोड़ी ना। अभी भूल जाते हैं भाई हम सूट फाइल करते दोनों, और भी कोई पार्टी थी, बाद में एक पार्टी और आ गई, हाँ भाई मेरा भी कनेक्टेड मैटर्स है,
ठीक है, चलो ये बात भी हमें समझ में आ जाती है। रिप्रेजेंटेटिव सूट, मान लेते हैं गांव है, पूरा गांव को कोई एक कंपनी के ऊपर केस फाइल करना है। अब गांव का अंदर 100 लोग रहते हैं, अब 100 लोग एक एक व्यक्ति सूट फाइल करें, 100 सूट हो जाएंगे, ये तो गलत बात होगी ना। इससे बेहतर यही है ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए जो पूरे गांव को रिप्रेजेंट करे और वो गांव का व्यक्ति अपना कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करे एक। बढ़िया होगा या नहीं? ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 8 में यही बात बोली हुई है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर दो यार। जब बहुत सारी पार्टीज हुआ करती हैं तो एक एक पार्टी एक एक सूट फाइल, हालांकि करना चाहे कर सकती है, वो भी सारे गांव वाले में 100 सूट फाइल कर दो, कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल राइट भी है। बट सही एक दिमागी तौर पे लॉजिकली सही तरीका यही होगा, रिप्रेजेंटेटिव एक आ जाए, वो पूरे गांव का मुद्दा लेके कोर्ट में एक सूट फाइल करे। ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है। और कोर्ट जो है वो आपको अलाउ भी कर सकता है कि पार्टी ऐड करना है, आप पहले एप्लीकेशन लगाओगे फिर कोर्ट देखेगा ना ऐड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऑर्डर 1 रूल 10 का ऑर्डर पास करेगा कोर्ट, ठीक है। मिस जॉइंटर या नॉन जॉइंटर, बिना वजह आपने किसी को पार्टी को ऐड कर दिया एज अ डिफेंडेंट या एज अ प्लेंटिफ, फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है, जैसा आप मैं तो पार्टी हुई नहीं, मैं तो जानते ही नहीं इन दोनों को, इनका क्या मामला है, इन्होंने मेरा नाम यूं ही डाल दिया। कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है ठीक है, मिस जॉइंटर हो गया ना, चलो ऑर्डर पास कर रहा हूं मैं। ऑर्डर 1 रूल 9 रूल 10, यही सारी चीजें आती हैं हमारी। अब कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति गरीब है कि जैसा मेरे पे तो पैसे ही नहीं है कोर्ट फीस पे करने के लिए, मैं तो गरीब आदमी हूं, तो कोर्ट कहेगा ठीक है भाई पहले अपने आप को गरीब प्रूव करो, पहले गरीब वाली अपने आप को इंडिजेंट आप पर्सन हो उसकी एप्लीकेशन मूव करो। ऑर्डर में 33, हाँ है ना, ऑर्डर में 33, पहले अपने आप की आप गरीब हो या नहीं हो पहले ये हम जांचेंगे, ये जांच करने के बाद में आप गरीब अगर पाए जाते हो तब आपकी कोर्ट फीस को हम माफ कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है जी, समझ में आ रही है मेरी बात? चलो अब पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज डिक्री पास हो जाती है। ऑर्डर में 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। विड्रॉल ऑफ सूट, ये भी ऑर्डर में 23 में आता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगर आप अपनी प्लीडिंग्स के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हो, मान लेते प्लेंट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी है, कुछ लिखना भूल गए, दो यहाँ पे 6-17 की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी ज्यादातर कोर्ट्स में आए दिन ये एप्लीकेशन मूव होती रहती है। या WS फाइल करते दौरान आप कुछ भूल गए तो 6-17 की एप्लीकेशन मूव करोगे, ठीक है। और इंटरेस्ट भी क्लेम कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये सारे प्रोविजन, ये वाले, ये ऐसे ही याद कर लो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जहां पे मैं कर सकता हूं मैं पूरी मदद करूंगा। इंटरेस्ट 34, जनरल कॉस्ट 35 और 20A, फॉल्स केस फाइल करते हो, वेक्सेशियस क्लेम करते हो, 35A की कॉस्ट लगती है, वो प्रोसीडिंग को डिले करने के लिए कोई भी उल्टे सीधे बहाने लगाते हो, 35B की कॉस्ट लगती है, ठीक है। और ऑर्डर नंबर 25 आ जाता है यहाँ पे। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? क्लियर है? बस केस स्टिल गोइंग ऑन, पार्टी इंस्टीट्यूट, मान लेते हैं कि भाई अब मेरा केस ऑलरेडी चल रहा है, मैंने ये व्यक्ति के ऊपर, ए नाम के व्यक्ति के ऊपर एक केस फाइल करा हुआ है, वो भी चल रहा है, अभी कुछ डिसीजन नहीं आया, मैंने सोचा चल यार दूसरी कोर्ट में भी इसके खिलाफ सेम मुद्दे पे ऊपर केस फाइल कर देता हूं। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, रेस सब जुडिस, रेस सब जुडिस। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी कोर्ट है वो ये बोलेगी भाई बुड़वा को तुम तो, तुम्हारे को पता नहीं है आयुष, तुमने दूसरा केस क्यों फाइल कर रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा ऑलरेडी तुमने एक केस फाइल करा हुआ है जो अभी पेंडिंग में है, रेस सब जुडिस पे है, दूसरी कोर्ट में क्यों आ रहे हो? सेक्शन नंबर 10 के तहत तुम्हारा केस इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैंने ए नाम के व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल करा था, 1 लाख रुपए के ऊपर मेरे पे डिग्री पास हो गई, मैंने सोचा अब यार कोई बात नहीं, ए नाम के व्यक्ति को मुझे परेशान करना है, चल दोबारा सेम मुद्दे पे मैं केस फाइल कर देता हूं। जो मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फाइनली सेटल्ड हो चुका है, उस मामले को के रिगार्डिंग मैं दोबारा सूट फाइल करने के लिए कोर्ट में अगर जाता हूं तो मैं सबसे बड़ी गलत हरकत कर रहा हूं ना, बिल्कुल। तो कानून की नजर में गलत हरकत है ना, बिल्कुल। ये बात लिखी कहां है? सेक्शन 11। इसको हरकत को बोलेंगे क्या? रेस जुडिकाटा, ठीक है, रेस जुडिकाटा। समझ में आई मेरी बात या नहीं? पहले बताओ क्या हो गया। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस, सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। समझ में आ गई मेरी बात? और ये फर्स्ट अपील सेकंड अपील मैंने आपको बता दिया। रिव्यू जो है हमारा सेम कोर्ट में फाइल होता है कि जैसा जो आपने जजमेंट पास करा यार एक बार इसे प्लीज रिव्यू कर लीजिए, मुझे लगता है जैसा आपने सही जजमेंट पास नहीं करा है। हालांकि कभी भी रिव्यू जब फाइल कर जाता है ज्यादातर कोर्ट अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करा जाता है। अब रिवीजन जो है वो केवल और केवल हाई कोर्ट में ही फाइल होती है, हाई कोर्ट में ही फाइल होती है रिवीजन। और एक बात बताऊं, रिवीजन कहां फाइल होती है? जिन ऑर्डर्स के ऊपर मेरे पास अपील फाइल करने का अधिकार नहीं होता है, उन ऑर्डर्स को लेके मैं हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करता हूं। ये जो मंत्र बोला है ना मैंने, ये जीवन भर याद रखना, जीवन भर। जिन ऑर्डर्स की अपील फाइल नहीं हो सकती है वहां पे आपके पास अधिकार केवल रिवीजन फाइल करने का होता है, सेक्शन 115, यही लिखा होगा सेक्शन, हाँ ठीक है। तो रिवीजन को एज अ रिट ऑफ सर्चियोरी के तौर पे भी माना जाता है। मेरे हिसाब से एग्जाम के अंदर शायद ही आई ये चीज लिखी हुई जो रेड कलर से लिखी हुई, बट स्टिल दिमाग में तो क्लियर होनी चाहिए। चलो ये बात भी समझ में आ गई। और अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होते हैं कौन से नहीं होते? 104, 105, ऑर्डर 43 इंपॉर्टेंट है। अब अपीलेबल ऑर्डर से तो क्या रिवीजन फाइल कर सकता हूं मैं? करने को कर सकता हूं, बट जब अपील फाइल कर सकता हूं तो मैं अपील में जाऊंगा ना।
अब अगर मान लेते हैं ये बता रखे सेक्शन 104 में ये फला फला ऑर्डर्स अपीलेबल है, यानी इसके बचे हुए जो इससे बाहर हैं वो नॉन अपीलेबल है, उनमें मैं अपील फाइल नहीं कर सकता, लेकिन रिवीजन तो फाइल कर सकता हूं ना। समझ में आ गई बात, याद रखना मेरी बात, ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 सेक्शन 94 95, अगर कोई टेम्पल का कोर्ट रिसीवर का कोई मामला होता है तो रिसीवर अपॉइंट कर जाता है, ऑर्डर 40 में, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। समरी प्रोसीजर, ये हमारा AIB 19 के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, भैया बताओ समरी प्रोसीडिंग कहां पे है, ऑर्डर में 37 में है, ठीक है। ये जब बेरेक का इंडेक्स ही पढ़ लिया ना, उसमें काम हो जाएगा आपका, इंडेक्स ही पढ़ के ये आंसर टिक करना था बस, और कुछ करना ही नहीं, ठीक है। इतना भी आप नहीं कर सकते तो बहुत दिक्कत है। सरकार के खिलाफ सूट फाइल करना है, सरकार को सूट फाइल करना है 27, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई मामला है 27A, मिलिट्री के खिलाफ सूट फाइल करना है, मींस ये लाइन वाइज है 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है। 32 हमारा वो माइनर का आ गया था, 33 इंडिजेंट पर्सन का आ गया था, ठीक है। ऐसे ही लाइन वाइज याद कर लोगे ना, सफल हो आप, ठीक है। 34 मॉर्गेज वाला आ गया, ठीक है जी। 35 हमारा इंटरप्लीडर सूट होता है, इसको सेक्शन 88 के साथ में पढ़ते हैं, यहाँ कहीं लिखा हुआ भी होगा कॉर्पोरेशन, हाँ ये देखो ये रहा इंटरप्लीडर सूट, ये एग्जाम में आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अमेंडमेंट करनी हो बस खत्म बात, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं CPC में, और क्या पढ़ोगे देख लेना। आपको मेरी बात पे भरोसा मत करो, PYQ चेक कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे बाहर कुछ आया हो पेपर में तो बचता ही नहीं, है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या करा हुआ है, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट केसेस डाले हुए हैं, ये आप बस एक बार रीड कर लेना सेक्शन 9 के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस, बस गो थ्रू करना है आपको, रीड करना है केस का नाम क्या है, क्या हेल्ड करा, नाम क्या है, क्या हेल्ड करा, नाम क्या है, क्या हेल्ड करा, ठीक है। इसलिए मैंने वन लाइनर के फॉर्म में लिखे हुए हैं ये, ताकि आपकी थोड़ी सी इजी हो जाए। बस 2 पेज के हैं, ज्यादा मैंने आपके ऊपर लोड डाला ही नहीं है, बस 2 पेज का रखा हुआ है मैंने, 2 भी क्या 1.5 पेज ही है बस, ठीक है। इतना काम कर लोगे तो आपका CPC को लेके जो टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। देखें एक बार CPC में कितने क्वेश्चन पूछेंगे, वो 8 या 10 तो पूछेंगे, ठीक है। CPC में आपसे पूछेंगे 10 क्वेश्चन भाई साहब, तो आपके 10 क्वेश्चन तो पक्के हो जाने चाहिए, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं है। देखो CPC में आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, 20 क्वेश्चन तो मैंने आपके एक तरीके से एक जरिया बता दिया है, रास्ता दिखा दिया है कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, दिमाग में ये चीजें तो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कल मैं आपके लिए एक और सेशन लेकर आऊंगा, हो सकता है वही या तो BNSS का लाऊं या BNS का लाऊं या BSA का लाऊं, ठीक है। क्लियर है, चलो आप इतना करिएगा। आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, और नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लास इनमें से आप कौन सी देखना चाहते हो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, कि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन या परेशानी किन सब्जेक्ट्स में है अभी, और ज्यादातर लोग कौन सी क्लास को देखने में इंटरेस्टेड है, एक बार मुझे बताइएगा, ठीक है जी। और कैसे लगे लाइक कर देना यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, ठीक है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लाइक करके लोगों को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका तो भला हो, लेकिन आप अगर औरों का भी भला करोगे तो उससे बेहतर पुण्य वाला काम नहीं होता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से अगर कोई क्लास में देखता है और उसको अच्छी लगती है तो वो आपके लिए भी प्रे करेगा, और उसकी प्रे की वजह से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करना, और कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे के सारे आपको PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।